Jai Hind, dear student. Today we are going to discuss about force and torque on a dipole in a non-uniform electric field. इससे पहले के लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा और उस डाइपोल पर लगने वाला फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट किया और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कई सारा रिजल्ट जैसे कि फोर्स, टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी और डिफरेंट तरीके का उनका जो भी अपना उनका इक्वेशन था मैथमेटिकल वो सारा देखा। अब वही सारे इक्वेशन हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखने वाले हैं। लेकिन अगर हम उस इक्वेशन को ड्राइव करें तो वीडियो तो छोटी हो सकती है लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो हम पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या चीज़ है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको देखना है तो सबसे पहले आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ बातें करनी पड़ेंगी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कुछ ऐसे यहाँ पर फील्ड लाइंस बना रहे हैं। ये फील्ड लाइंस हैं। तो अगर ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं किसी स्पेसर रीजन में, तो हम ये कहें कि हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं और उन दो पॉइंट का हम नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, उसका नाम ए है, और कोई एक पॉइंट है यहाँ पर जिसका नाम बी है। दो पॉइंट है मेरे पास, ए और बी। और ए पर अगर मैं पूछूं कि कहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है। और बी में पूछूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप तुरंत बोलोगे कि यहाँ पर ई बी है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है, तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ज़्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी से। दोनों को कंपैरिजन करें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए ज़्यादा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। जहाँ पर डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उतने ही फील्ड लाइंस जा रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उतने ही फील्ड लाइंस जा रहे हैं, बट यहाँ पर इनका सेपरेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। यहाँ पर इनका सेपरेशन काफ़ी बढ़ चुका है। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज लेस दैन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से यहाँ पर बी पर कम होगा। तो ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरिएबल का मतलब कि यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, किसी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है। यहाँ पर याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और अगर ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो वो क्या है? सपोज कर लेते हैं कि चार्ज अपने पास दो तरीके के होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है अपने पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम डाइवर्जिंग चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग चार्ज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग चार्ज बोलते हैं इसको। डाइवर्जिंग चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वाले चार्ज से जो प्लस वाला चार्ज होता है, इस वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो बाहर की ओर जाते हैं, ये डाइवर्ज हो जाते हैं। ये इसे डाइवर्जिंग चार्ज बोलते हैं। इसीलिए ये ऐसे बाहर की ओर चले जाते हैं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग चार्ज बोलते हैं। एक बात बताना, डाइवर्जिंग चार्ज ये पॉजिटिव है। डाइवर्जिंग चार्ज से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, तो क्या डाइवर्जिंग चार्ज से इसके किसी भी पॉइंट पर, दो पॉइंट पर अगर हम बात करें ऐसे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा?
तो आंसर आपका होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, ई ए ज़्यादा होगा और ई बी क्या होगा, कम होगा। तो जो ये चार्ज है ना, इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेरिएबल होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से अगर मैं माइनस चार्ज के लिए देखूं, माइनस के लिए देखूं, तो माइनस के लिए भी अगर हम देखेंगे तो वो यही काम वो भी करता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि माइनस चार्ज के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फील्ड लाइंस देखेंगे वो कुछ इस तरीके से होता है बस ये। लेकिन ये भी बिल्कुल इफ़ेक्ट तो वही प्रोड्यूस करेगा, इफ़ेक्ट तो वही प्रोड्यूस करेगा, इफ़ेक्ट तो वही प्रोड्यूस करेगा कि अगर यहाँ पर बात कर लें ए पॉइंट पर और यहाँ पर बात कर लें बी पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कम है। तो क्योंकि ये चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हो आप एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, और दूर होते चले जाते हैं तो ये वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लेते हैं। थर्ड, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करे, फंक्शन हो किसका, डिस्टेंस का, किसका फंक्शन हो, डिस्टेंस का फंक्शन हो। जैसे आप देखते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो आप देखो E प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि E इज द फंक्शन ऑफ R। जब R पर इसकी डिपेंडेंसी है, R बदल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी सेम चार्ज का ही। देखो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको कि ये एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज कर लो ऐसे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बस आप इससे किस डिस्टेंस पर पता करने जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लो R डिस्टेंस पर पता करने जा रहे हो, ये R डिस्टेंस पर यहाँ पर। बस आप क्या करो कि यही डिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा दो, यही डिस्टेंस बढ़ा दो और कुछ यही डिस्टेंस इतना कर लो आप, यही डिस्टेंस कितना कर लो, R2 कर लो, इसको R1 इसको R2। तो आप देखोगे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ हो जाएगी, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ हो जाएगी, और आप देखोगे कि E1 इज ग्रेटर देन E2। सेम पॉइंट चार्ज की ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिस्टेंस के फंक्शन है, डिस्टेंस का फंक्शन है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब जो कोई भी चार्ज हो, चाहे वो कन्वर्जिंग चार्ज हो चाहे वो डाइवर्जिंग चार्ज हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए क्या है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म ही है। वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ही है, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, तो चाहे वो जिस तरीके से डिपेंड करे, E इज द फंक्शन ऑफ, चाहे वो x एक्सिस पर, चाहे वो E इज द फंक्शन ऑफ y एक्सिस पर, और चाहे वो E इज द फंक्शन ऑफ z एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर डिपेंड करेगा, तो ये वेरिएबल यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहलाने वाला है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक पर ना डिपेंड करके दो पर डिपेंड करे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ऐसा भी हो सकता है कि E इज द फंक्शन ऑफ y इंटू z, ऐसा भी हो सकता है E इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ z इंटू x, और ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो ये सब वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ही नेचर को शो करेंगे। और आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि E इज इक्वल टू, मान लो कि ये E स्क्वायर होता है ये, तो मान लो कि हमने डाइपोल की वजह से लिया है, तो डाइपोल की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल की वजह से, तो अगर मैं एक्सिस पर देखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2p/r³ होता है।
तो अब आप देखो कि 1/r³, देखो वेरिएबल हो रहा है, r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, r को बदलते जाओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता चला जाएगा। अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखें तो E = 1/4πε0 और P/r³ होता है। तो आप देखोगे कि r के ऊपर फिर अगेन डिपेंड कर रहा है, 1/r³, यानी कि E इज द फंक्शन, E जो है वो किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का अगेन फंक्शन है। यहाँ पर फिर से वही पता चल पा रहा है कि फंक्शन किसका है, डिस्टेंस का फंक्शन है। आप r बदलते चले जाओगे, E अपने आप बदलता चला जाएगा। तो आप यहाँ से इन सारे ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें पता कर पा रहे हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखूँगा इससे रिलेटेड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, जो कि कौन सा नंबर का पॉइंट रहेगा, 4 पॉइंट रहेगा। पॉइंट नंबर 4 ये रहेगा कि व्हेन, कुछ ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट तो नहीं है बट आप समझ सकते हो इसको, कि व्हेन डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, वो बात आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी इस बात को समझ पाओगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं तो एफ नेट हमारा 0 हो जाता है, लेकिन एफ तो 0 नहीं होता है, माइनस चार्ज की वजह से ये हो जाता है और प्लस चार्ज की वजह से प्लस QE हो जाता है, ये हो जाता है। और जो हमारा टॉर्क होता है वो नॉन जीरो होता है, ऐसा ये, और कितना होता है वो वैल्यू होता है P×E होता है, P×E होता है, और P और E साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये 0 नहीं होता है, बाकी नेट फोर्स तो 0 हो जाता है, ये आपने देखा। 5th पॉइंट मैं आपको यहीं पर बता दूं, 5th पॉइंट क्या रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पहला काम तो ये मिलने वाला है आपको कि नॉन जीरो फोर्स मिलेगा आपको, नॉन जीरो फोर्स मिलेगा। मतलब ये मेरे कहने का है कि एफ नेट फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होगा, वो कुछ वैल्यू को अपने पास रखेगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या आप देखोगे यहाँ पर, इसमें भी ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसमें और क्या देखोगे कि जो आपका डाइपोल है, डाइपोल विल परफॉर्म, एक पॉइंट इसमें छूटा हुआ है, 4th पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर लेना कि ओनली रोटेशनल मोशन, ओनली क्या होने वाला है इसमें, रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, या हम कह सकते हैं और प्योर रोटेशनल मोशन होगा। प्योर क्या होगा, प्योर रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। और उस रोटेशनल मोशन में हमारा टॉर्क फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट वो क्या करने वाला है, मूव करेगा, यानी कि डाइपोल रोटेट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, और उसका जो पाथ होगा वो मतलब सर्कुलर पाथ पर मूव करने वाला है, सर्कुलर मोशन करेगा वो अपने एक फिक्स्ड पॉइंट पर रहकर, और उसमें कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन वहाँ क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन वहाँ पर क्या है, 0 है, वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि एफ नेट जो है वो 0 है, एफ नेट के 0 होने से ट्रांसलेशनल मोशन वहाँ पर 0 हो जाएगा, नहीं होने वाला है ये सब चीज़। डाइपोल विल परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेशनल भी आप लिख सकते हो, ट्रांसलेटरी को ही ट्रांसलेशनल बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, रोटेशनल मोशन भी रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि रोटेशनल मोशन यहाँ पर क्या मेरे बताने का मतलब है कि मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कुछ इस तरीके से है, ऐसे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर एक अपना डाइपोल है, ये डाइपोल है।
तो ये डाइपोल क्या करेगा, अपने एक्सिस पर मूव, तो अपने ऐसे एक्सिस पर ये क्या करने वाला है, ऐसे रोटेट करने वाला है, रोटेट करने वाला है, ऐसे ये रोटेट करने वाला है। लेकिन ये रोटेट करते करते ऐसे आगे भी बढ़ेगा, मतलब ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, रोटेट करते करते ऐसे आगे बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि रोटेशनल मोशन तो हो ही रहा है, रोटेशनल मोशन तो हो ही रहा है, रोटेशनल मोशन और प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांस या लेटरी मोशन, दोनों मोशन करेगा। और पाथ क्या रहेगा इस डाइपोल का, इस डाइपोल का पाथ कैसा रहेगा, हेलिकल पाथ रहेगा, हेलिकल पाथ रहेगा इसका, ऐसे हेलिकल पाथ रहेगा। और ये भी याद रखना कि रोटेट करते करते यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शिफ्ट होता रहेगा, ये शिफ्ट होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर शिफ्टिंग नहीं हो रही है, ट्रांसलेशनल मोशन जीरो है, अपनी उसी जगह पर, एक ही जगह पर ये मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है, वो क्या करने वाला है, वो हेलिकल पाथ पर चलने भी वाला है, वो मोशन भी करने वाला है इस तरीके से। इस पाथ को क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब हम लोग इतनी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लिया नॉन यूनिफॉर्म के। अब हम लोग थोड़ा सा अब डेरिवेशन पर आ जाते हैं और ड्राइव करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम डाइपोल रख रहे हैं उसके बारे में इतनी जो तगड़ा एक्सप्लेनेशन हुआ है वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक डाइपोल है, चलो डाइपोल है, ये शुरुआत से हम लोग बात करते हैं। और वो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, मान लो ऐसे रखा हुआ है डाइपोल, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और ये डाइपोल का ए पॉइंट है और ये डाइपोल का क्या है, बी पॉइंट है। डाइपोल का क्या है, ये बी पॉइंट है। और ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और डाइपोल का जो सेपरेशन है वो स्मॉल एल है, वो क्या है, स्मॉल एल है। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्लस मान लो डेल ई है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोजीशन पर। ठीक है, तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग तो होगा ही होगा, सेम तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहने वाला है, ये आपको पता होगा। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स की बात करूँ, यानी कि फोर्स एट ए ऑन माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज पर अगर हम देखें ए पॉइंट के माइनस क्यू चार्ज पर कि फोर्स कितना होगा, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू और इंटू ई हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से फोर्स एट बी ऑन प्लस क्यू चार्ज देखें, तो क्यू चार्ज पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो एफ बी कितना हो जाएगा, माइनस क्यू और यहाँ से हो जाएगा ई प्लस डेल ई हो जाएगा। और आपको पता है कि हम डाइपोल जब बनाते हैं तो टू इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट इन नेचर में चार्जेस लेते हैं और उसको एक स्मॉल या शॉर्ट डिस्टेंस पर रखते हैं तो डाइपोल बन जाता है मेरा। तो कुछ इस तरीके से इस पर फोर्स लगेगा। हम नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कैलकुलेट करें, फोर्स ऑन द डाइपोल कैलकुलेट करें, तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल अगर कैलकुलेट करेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू, हम इसको डायरेक्ट एफ ही लिख रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा, एफ ए प्लस कितना हो जाएगा, एफ बी। अच्छा, एक फोर्स बी वाला तो पॉजिटिव होना चाहिए, बी वाला पॉजिटिव होगा, हाँ ठीक, बी क्योंकि प्लस चार्ज है ना। तो एफ इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू माइनस क्यू ए है और प्लस इसकी वैल्यू क्यू और ई प्लस डेल ई है। और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू, ये देखो माइनस क्यू ई हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा और प्लस क्यू और इंटू डेल्टा ई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। और हम देखेंगे कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल हो जाएगा और एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डेल ई हो जाएगा, डेल ई हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक बात हमको अब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो हमको पता चल गया कि इस पर इतना फोर्सेस लग रहे हैं,
लेकिन क्या आप इस बात को समझ पाए हैं कि डीएल लेंथ पर कितना फोर्सेस लग सकता है, डीएल लेंथ पर कितना फोर्स लग सकता है? तो मैं यूनिटरी मेथड लगाना चाहता हूँ। यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा? देखो, अगर मैं एक साइड में लिखूँ कि ये लेंथ है और एक साइड में लिखूँ कि ये चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कह सकते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज कह रहे हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा जो एल लेंथ है उसमें देखा तो हमने चेंज क्या देखा, डेल ई इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज देखा। देखो एल लेंथ पर डेल ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज देखा। तो अगर मैं कहूँ यूनिट लेंथ पर, मैं यूनिट लेंथ पर 1 मीटर पर मैं देखूँ कितना चेंज आ रहा है, तो डेल ई अपॉन एल का चेंज आ रहा है। तो मैं कहूँ कि हमारा जो डाइपोल है अगर वो एल लेंथ का है तो डी एल 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 ऐसे बहुत सारे डी एल से मिलकर एल लेंथ हुआ होगा। तो डी एल लेंथ का हम अगर देखें तो कितना चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, तो वो कितना आया होगा, वो आया होगा डेल ई अपॉन एल और इंटू डी एल लेंथ का चेंज आया होगा, ये आया होगा। बेसिकली अगर इधर लेंथ का चेंज देख रहे हैं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो चेंज देखेंगे। देखो लेंथ से लेंथ कैंसिल होगा यूनिट, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डी ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आ जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया कि इतना चेंज करना है अगर हमको, तो कुछ इस तरीके से मैथमेटिकली हमको देखना पड़ेगा। तो डेल ई इज इक्वल टू अगर हमको चेंज करना है, देखना है, तो क्या हो जाएगा, तो हमको डी ई और इंटू स्मॉल एल अपॉन डी एल आ गया है। यानी कि डेल ई इज इक्वल टू एल और डी ई अपॉन डी एल, इतना लाना पड़ेगा। मतलब हमने इसी को अरेंज कर लिया है और हमने देखा कि फोर्स हमारे डाइपोल पर कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, और डेल ई चेंज की वजह से हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर देख लिया है कि एल लेंथ पर कितना डेल ई चेंज हो रहा है, तो किस तरीके से चेंज हो रहा है, यूनिट लेंथ पर किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो एफ इज इक्वल टू क्या आया है, एफ इज इक्वल टू अपने पास था क्यू और डेल ई था, डेल ई, और डेल ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, एफ इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये पुट करेंगे तो डी ई अपॉन डी एल हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। अच्छा एक एल भी है, ये एक एल भी है, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये एक एल भी है, और ब्रैकेट थोड़ा सा ओपन करो तो Q इंटू एल मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, Q इंटू एल मिलेगा, और डी ई अपॉन डी एल मिलेगा। बेटे एक चीज़ देखना होगा कि डाइपोल का लेंथ हमने एल माना है, इससे पहले डाइपोल का लेंथ शायद मैंने स्मॉल क्या माना था, चलो डाइपोल का लेंथ हमने कुछ नहीं एल ही माना था, चलो एल ही कर लेते हैं। तो डाइपोल का लेंथ एल होता है। डाइपोल मोमेंट इससे पहले आप पढ़ ही चुके हो कि डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इसका फार्मूला होता है क्यू इंटू डाइपोल लेंथ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, और इनको स्मॉल सेपरेशन पर रखें, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसमें से दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और इनका स्मॉल सेपरेशन का लेंथ ले लो, मल्टीप्लाई करो, डाइपोल मोमेंट बन जाता है, और P इज इक्वल टू क्यू इंटू एल वेक्टर ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो F इज इक्वल टू ये क्या बन गया, P इंटू डी ई अपॉन डी एल बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया ये, ठीक है, क्या बन गया, कुछ इस तरीके से ये फार्मूला बन गया। मैग्नीट्यूड की बात करें तो P इंटू डी ई अपॉन डी एल केवल बनेगा। लेकिन याद रखो कि यहाँ पर कौन क्या है, कौन क्या है। तो अब मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि किसके लिए क्या आप समझ रहे हो, ठीक है। तो P हमारा क्या है, तो टेक दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेक दैट डाइपोल ऑन व्हिच वी आर
फाइंडिंग फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स फाइंड कर रहे हो ना, उसी डायरेक्शन में डाइपोल का डायरेक्शन लेना। टेक दैट डाइपोल ऑन व्हिच वी आर फाइंडिंग द फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है इसको आप कैसे लोगे, यहाँ वेक्टर लगाते ही, चलो अच्छा मैग्नीट्यूड लिखा है, चलो ठीक है मैग्नीट्यूड लिखा है तो ये हो जाएगा। और डीएल क्या है, डीएल की बात करें तो ये डिस्टेंस है, क्या है ये डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है, एलोंग द लेंथ है, एलोंग द लेंथ है ऑफ द डाइपोल है, ऑफ द डाइपोल है। ये सारी बातें आप याद रखना, ये सारी बातें याद रखना। ये तो मैंने आपको बहुत एलिमेंट्री मेथड से बताया, इसका एक मैं अल्टरनेट मेथड भी बताने चल रहा हूँ, मतलब यही सेम चीज़ें लेकिन कुछ अलग तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा हायर लेवल की फिजिक्स से लगाकर। अब वो हायर लेवल की फिजिक्स का मतलब ये हो गया कि सपोज करते हैं कि एक अपने पास डाइपोल है, मेथड 2 हो गया, ये हो जाएगा मेथड 2, ये हो जाएगा मेथड 2 हो जाएगा, ठीक है। कि किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई डाइपोल रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है, तो उस डाइपोल पर फोर्स कितना लग रहा है। लेकिन अब हमारे पास वो अप्रोच नहीं रहा जो इससे पहले अप्रोच लिए थे, अब हमारे पास थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप्रोच रहेगा जो कि बीएससी लेवल का होगा। तो अपने पास सपोज कर लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि एक्स और वाई और जेड, ये जेड है ये 0, इसमें कोई एक डाइपोल रख देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये डाइपोल है, डाइपोल का ए एंड और डाइपोल का ये बी एंड है। ए पर सपोज करते हैं कि -q चार्ज है और बी पर +q चार्ज है। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x है, y है एंड z है, और ई पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Ex है, Ey है और कितना है Ez है। और बी पर जो इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेट है वो E + ΔX है और y + ΔY है और z + ΔZ है। और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ΔEx है और Ey + ΔEy है और Ez + ΔEz है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस डायरेक्शन में ऐसे चलते हैं तो कोऑर्डिनेट x से ΔX हो जाता है, y से ΔY और z से ΔZ, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है यानी यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी का चेंज आया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज आया अलोंग द x एक्सिस, वो ΔEx का चेंज आया, अलोंग द y एक्सिस ΔY का चेंज आया और अलोंग द z एक्सिस ΔEz का चेंज आया। इस कंडीशन में अगर यहाँ पर मैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखूँ तो P = Pxi Pyj और Pz आ जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको ये दिखा दूँ कि ΔE, ΔY और ΔZ के चेंज करने की वजह से यहाँ पर डाइपोल पर x एक्सिस में कितना फोर्स लग रहा है, y में कितना फोर्स लग रहा है, z में कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ऑन डाइपोल अलोंग द x एक्सिस अगर मैं देखूँ तो फोर्स ऑन डाइपोल अलोंग x एक्सिस देखूँ, अलोंग x एक्सिस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं चेंज हो रहा है बल्कि ड्यू टू चेंज इन कोऑर्डिनेट भी हो रहा है। तो ड्यू टू चेंज इन कोऑर्डिनेट भी हो रहा है, चेंज इन कोऑर्डिनेट भी हो रहा है, कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर केवल x एक्सिस के अलोंग फोर्स देखने चल रहे हैं। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, और ये केवल x एक्सिस के अलोंग हम फोर्स का चेंज देख रहे हैं तो ये हो जाएगा -q पर जो फोर्स लगेगा वो q × Ex हो जाएगा माइनस, और फोर्स नेट फोर्स देख रहे हैं इस डाइपोल पर x एक्सिस के अलोंग तो प्लस कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो F इज इक्वल टू -QE हो जाएगा, और यहाँ पर फोर्स केवल x के अलोंग देख रहा हूँ मैं, अगर x के अलोंग केवल
या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज along x axis। तो यहाँ पर हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई एक्स हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि F1 कह देता हूँ कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज along x एक्सिस के अलॉन्ग ही फोर्स देख रहे हैं, तो ये F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू और ई एक्स प्लस डेल ई एक्स, ये वाला यहाँ का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम अगर कहें अब नेट फोर्स हम कैलकुलेट करें, नेट फोर्स ऑन डाइपोल अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हम ये कहेंगे कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। और अब वही बात यहाँ पर कर रहे हैं, F1 प्लस F2। तो F1 की वैल्यू देखो ये है, F1 की वैल्यू ये है, मैंने ये लिख दिया। F2 की वैल्यू देखो ये है, ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू ये यहाँ पर तो F2 प्लस क्यू है ना, तो प्लस क्यू यहाँ पर लिखना होगा। तो Q है कितना है, Q है, और ई एक्स प्लस कितना हो जाएगा, डेल ई एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू ई एक्स और प्लस क्यू ई एक्स और प्लस क्यू डेल ई एक्स। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, क्यू और इंटू डेल्टा ई एक्स। इतना फोर्स हमारे डाइपोल पर लग रहा है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along द एक्स एक्सिस लग रहा है, ये इतना फोर्स लग रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि डेल ई एक्स कैलकुलेट कैसे हो, तो अगर मैं कह देता हूँ कि इसकी लेंथ हमने जो ली है, अगर मैं इसका हम ये कह दें कि वेक्टर लेंथ है, इसका वेक्टर लेंथ भी इसका लिख देते हैं। तो वेक्टर लेंथ हमने जो इसका ली है डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई हो जाएगा, यहाँ पर ना लिखकर यहाँ लिख देता हूँ, डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई हो जाएगा, डेल वाई जे हो जाएगा और डेल जेड के हो जाएगा। ये इसका वेक्टर लेंथ है, डाइपोल का ये वेक्टर लेंथ है, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूँ कि अगर ये वेक्टर लेंथ है एक्स डेल वाई और डेल जेड में है, तो आप ज़रा ध्यान से देखें कि डेल एल लेंथ के लिए मैं चेंज देख रहा हूँ कि वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल ई है। इधर मैं लेंथ लिख रहा हूँ और इधर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट लेंथ के लिए कितना चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेल ई अपॉन डेल एल हो जाएगा। और इधर चेंज कितना हो रहा है, तो मैं ये कहूँ कि डेल एल के चेंज के लिए कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डेल एल इंटू डेल एल हो जाएगा, ये डेल्टा इंटू डेल। तो दिस इज द डेल एल लेंथ के लिए इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी कि डेल ई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन और डेल एल इंटू डेल एल, ठीक है, डेल्टा और ये डेल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हम देखें कितना आ जाएगा, तो डेल ई अपॉन डेल एल और डेल्टा एल आ जाएगा। और ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरली कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब अगर हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर चेंज इन कोऑर्डिनेट को देखते हुए अगर मैं ये चेंज कैलकुलेट करूं, यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि चेंज काज्ड इन ई एक्स में परिवर्तन का जो कारण है, ई एक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो ड्यू टू द चेंज इन कोऑर्डिनेट है, वो चेंज इन कोऑर्डिनेट है। और ये कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो ई एक्स चेंज हो रहा है, लेकिन ई एक्स यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू द कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट चेंज क्या होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट डेल एक्स चेंज हो रहे हैं, डेल वाई चेंज हो रहा है और डेल जेड चेंज हो रहा है। और इनके चेंज होने की वजह से टोटल ई एक्स यानी कि एक्स एक्सिस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना चेंज हो रहा है, तो डेल ई एक्स
अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, इसी फार्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि चेंज इन कोऑर्डिनेट अगर मैं कहूँ कोऑर्डिनेट हमारा चेंज इन कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है, डेल एल हो रहा है, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स में कितना चेंज आ रहा है, वो आ रहा है डेल ई एक्स अपॉन डेल, और देखो इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, अब ये एक्स लिखूँगा इसको, और ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से, डेल वाई के चेंज होने की वजह से डेल ई एक्स कितना चेंज होगा, वो होगा डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा। इसी तरीके से डेल जेड कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से डेल ई एक्स कितना चेंज होने वाला है, वो डेल ई एक्स अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल जेड इंटू डेल्टा जेड हो जाएगा। नेट ई एक्स कितना चेंज हुआ, तो डेल ई एक्स इज इक्वल टू नेट कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा ई एक्स चेंज हुआ डेल एक्स, और यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एक्स और प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई और डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल जेड इंटू डेल्टा जेड हो जाएगा। तो नेट हमारा जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ड्यू टू द चेंज इन कोऑर्डिनेट हमारा इतना चेंज हुआ। इसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से सिमिलरली इस कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से, इस कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से, इस कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से वाई में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होगा। इसी तरीके से इस कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, सिमिलरली डेल ई वाई कैसे चेंज होगा, डेल ई वाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा ई वाई अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई और डेल ई वाई अपॉन डेल्टा जेड और इंटू डेल्टा जेड, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डेल जेड कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज अलोंग द जेड एक्सिस अगर देखें तो डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। और डेल ई जेड अपॉन डेल जेड डेल वाई हो जाएगा, डेल वाई और डेल्टा वाई हो जाएगा। ऐसे डेल ई जेड अपॉन और डेल ई जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल्टा जेड, ऐसे सब हर एक डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट के चेंज होने की वजह से नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम एक टर्म को सॉल्व कर दिए, उसके बाद सबको सिमिलरली करके लिख सकते हैं, आप ऐसे सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया कि नेट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंज इन कोऑर्डिनेट से ये कैलकुलेट होकर आया। अब ये जो हमारा डेल ई एक्स चेंज यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज आया, ये फार्मूले में रखूँगा मैं, यहाँ पर इस फार्मूले में रख दूँगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट होकर आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू डेल्टा ई एक्स, यही तो है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो क्यू ही रहने वाली है और डेल्टा ई एक्स की वैल्यू ये मैंने कैलकुलेट कर दी, ये कैलकुलेट कर दी। तो ये डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स और डेल्टा एक्स और प्लस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल ई एक्स डेल जेड डेल्टा जेड एंड मल्टीप्लाइंग बाई क्यू है, तो क्यू को इनसाइड लेकर जाओगे तो क्या मिलने वाला है, क्यू इंटू अच्छा, अगर हम क्यू को ऐसे बाहर ही रखें, देखो क्यू को बाहर रखकर ही इस स्टेप को समझने की कोशिश करें, तो ये ऐसा क्यों मिला होगा, बहुत गौर से समझना इस बात को। ये ऐसा इसलिए मिला होगा, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, ध्यान से देखना बेटे इस बात को, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट के बाहर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट के बाहर ई एक्स तो सब में कॉमन हो गया है और इन डॉट लगा लो, यहाँ डॉट लगा लो और फिर देखो क्या मिल रहा है आपको, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, ये मिल रहा है। अब अगर ऐसा मिला होगा तो यहाँ पर आई हुआ होगा, यहाँ पर जे हुआ होगा, यहाँ पर के हुआ होगा, आई और जे और यहाँ के। अब आप देख लो आई और आई इसका प्रोडक्ट करोगे तो यही मिलने वाला है और ई एक्स का तो मल्टीप्लाई है ही है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिलने वाला है।
और ये जो है ना, इसको हम जानते हैं ये कुछ वैल्यू होती है, ये डेल्टा की वैल्यू है और यहाँ पर ई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ई एक्स हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर लो और डॉट लगा लो, और ये वेक्टर लेंथ ऑफ द डाइपोल है, ये वेक्टर लेंथ ऑफ द डाइपोल है। और इस वेक्टर लेंथ ऑफ द डाइपोल को हम क्या लिखेंगे? डेल एल लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं? डेल एल लिखेंगे। आप चाहो तो वेक्टर लगा लो, और आप यहाँ भी फिर वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो आप ऐसे वेक्टर लास्ट में आप समझ जाना कि वेक्टर है सब पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही होगा। तो हम ये क्या करने वाले हैं? डेल्टा को तो ऐसे रखने वाले हैं और ई एक्स को इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ क्यू इंटू वेक्टर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम्स डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और अगर ये डाइपोल मोमेंट हो गया तो कुछ इस तरीके से हम लिखने वाले हैं। ये डेल बन ही नहीं रहा है, तो ई एक्स और इंटू ये वेक्टर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप सब पे वेक्टर लगा लेना, आप सब पर वेक्टर लगा लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से वेक्टर लगा के। तो ये हमको मिल गया। अच्छा, एक बात और बता दें, अब इसी तरीके से क्या हम ई वाई को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? ऐसे इसी तरीके से एफ इज इक्वल टू क्यू डेल्टा ई वाई हो जाएगा। इसी तरीके से एफ ये वाई हो जाएगा, एफ जेड क्यू इंटू डेल्टा ई वाई हो जाएगा, डेल्टा ई जेड हो जाएगा, सॉरी ई जेड हो जाएगा। और सबको सॉल्व करोगे, जब सबको सॉल्व करोगे तो नेट फोर्स निकल कर आ जाएगा ऑन द डाइपोल। क्या निकल कर आ जाएगा? कि हम इसी तरीके से, ये क्या आया? एफ एक्स आया। तो इसी तरीके से सिमिलरली एफ वाई कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा ई वाई और डॉट पी निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? डॉट पी निकल कर आ जाएगा। ऐसे ये पी आ जाएगा। ऐसे एफ जेड सॉल्व करोगे तो डेल्टा और ई जेड और डॉट पी निकल कर आ जाएगा। ऐसे अब आप नेट फोर्स ऑन द डाइपोल कैलकुलेट कर लो, बस नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, फोर्स ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल पर नेट फोर्स आप कैलकुलेट करोगे तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई हो जाएगा, एफ वाई जे हो जाएगा और एफ जेड के हो जाएगा। और ये सारा वैल्यू आप जब पुट करोगे, ये सारा वैल्यू पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल ई एक्स और डॉट पी और कितना हो जाएगा? और कितना हो जाएगा ये यहाँ पर, और कितना हो जाएगा? और आई हो जाएगा ये डॉट में, और प्लस और डेल ई वाई और डॉट पी और जी हो जाएगा, और प्लस डेल ई जेड डॉट पी और के हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। इस सब को अगर आप देखेंगे, सही से लिखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेल डॉट पी कॉमन हो जाएगा, या पी डॉट डेल कर लें आप। ये इस आपको पता है कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो पी डॉट डेल आप देखेंगे कॉमन हो जाएगा, और जब ये कॉमन हो जाएगा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो कैसे लिख सकते हैं कि डेल डॉट पी, या पी डॉट डेल लिख दे रहा हूँ, पी डॉट डेल, अरे ये बन जा भाई, पी डॉट डेल और इंटू पी डॉट डेल इंटू ई एक्स आई हो जाएगा, और प्लस पी डॉट डेल और इंटू ई वाई इंटू जे हो जाएगा, और पी डॉट डेल इंटू ई जेड इंटू के हो जाएगा। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ से पी डॉट डेल कॉमन कर लोगे, जब सब में से कॉमन कर लोगे तो ई एक्स आई और ई वाई जे और ई जेड के मिलेगा आपको। और आप इसको ध्यान से देखो तो दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर में मिल जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? पी डॉट डेल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप लिख सकते हो। तो दिस इज़ द नेट फोर्स, ये क्या मिलेगा? नेट फोर्स मिलेगा आपको। और ये इसका जनरलाइज इक्वेशन है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और याद रखना, ये किसी बेयरिंग या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स आया है, ये फोर्स आया है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और P डॉट अगर आपको सॉल्व करना है तो P डॉट डेल को भी आप अगर सॉल्व करना चाहो तो यहाँ से पी एक्स आई प्लस पी वाई जे और पी जेड के, और फिर आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इसे यहाँ पर डॉट लगा के
इसकी वैल्यू डेल्टा की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल जे, डेल क्या होता है वाई और इंटू जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड और इंटू के, और इसको सॉल्व करोगे तो पी डॉट डेल्टा कितना आने वाला है पी एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स, और फिर क्या आएगा पी वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस पी जेड डेल अपॉन डेल जेड। तो आप इसकी जगह पर ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, और डॉट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेक्टर आप रख सकते हो। तो आप देखोगे कि आपको फोर्स मिल जाएगा नेट ऑन द डाइपोल मिल जाएगा, डाइपोल पर नेट फोर्स मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने दो मेथड से यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द डाइपोल बताया, एक तो हायर लेवल का जो बीएससी का है जो इस तरीके से है, और जो हम लोग एक जनरल लेवल से समझते हैं, मतलब जो बहुत ही कह सकते हैं कि जो सबकी समझ में आ जाता है बहुत इजी वे में, वो हमने ये समझाया था कि आपको इस तरीके से भी पता चलना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो पी डी ई अपॉन डेल एल, और ये डेल एल क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस होगा डिस्टेंस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द डाइपोल हो जाएगा। यहाँ पर भी डिस्टेंस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द डाइपोल ही कैलकुलेट किया। देखो कि डेल ई का चेंज हमने देखा है डेल एल अपॉन एल इसके में, तो ई एक्स ई डाइपोल का डाइपोल जिसमें रखा हुआ है उसके ई एक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम देख रहे हैं कि ई एक्स में डाइपोल का डेल एल लेंथ कितना चेंज कर रहा है, डेल वाई लेंथ कितना चेंज कर रहा है, डेल एक्स कितना चेंज कर रहा है, और पूरा सॉल्व करते हो इस तरीके से। तो ये जो हमारा आज का ये लेक्चर था बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, और कह सकते हैं कि बहुत काम आने वाला लेक्चर था ये, और इसको बहुत इजी वे में हमने एक्सप्लेन किया। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।